नमस्कार दोस्तों, आप बीती में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके फीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आपने कब्रिस्तान या किसी पुराने खंडहर में भटकती आत्माओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा भूत देखा या सुना है जो मरने के बाद नहीं बना हो? मतलब कि एक जिंदा इंसान का भूत। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, क्योंकि हम सभी यही जानते हैं कि भूत या आत्मा तभी भटकती है जब इंसान मर जाता है। मगर यह कहानी बहुत ही अजीब है। यकीन मानिए, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आज भी वह अस्पताल वीरान पड़ा हुआ है। कोई भी उस अस्पताल के अंदर जाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं भटकता। सब उस भूतिया मरीज से डरते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिनका नाम आदित्य मिश्रा है। तो चलिए अब यह कहानी आदित्य मिश्रा के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला हूं। मेरे साथ मेरी मां और मेरी छोटी बहन रहती हैं। पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था और उन्हें गुजरे हुए 18 साल हो गए हैं। बस तभी से मैंने ठान लिया था कि बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा, और ऐसा हुआ भी। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं, या यूं कहूं कि डॉक्टर था, क्योंकि उस खौफनाक घटना के बाद मैंने अपने दोनों पैर खो दिए और तब से लेकर आज तक मैं कभी खड़ा नहीं हो पाया। मेरे इस तरह अपाहिज होने के कारण मुझे डॉक्टर की नौकरी छोड़नी पड़ी। उन दिनों की बात है जब मैं नया नया डॉक्टर बना था। यह बात तो सभी जानते हैं कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसे बड़े ही लगन और ईमानदारी से करते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही था, अपने हर एक काम को पूरी अहमियत देता। अस्पताल में तरह तरह के मरीजों को ठीक करना, उनकी देखभाल करना मुझे मन को बहुत शांति देता था। मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे अस्पताल भी एकदम मशहूर मिला था। वहां तरह तरह के एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स काम करते थे, जिनके नाम दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स में गिने जाते हैं। मेरा नाम भी कहीं ना कहीं उन्हीं डॉक्टर्स में शामिल था। मैं जिस अस्पताल में काम करता था, भले वह मशहूर था, लेकिन अमीर हो या गरीब, हर किसी का इलाज वहां उपलब्ध था। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता था। इसलिए हर एक दिन वहां काफी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते। वहां के डॉक्टर और नर्स बहुत ज्यादा मेहनती थे। आए दिन हमारे अस्पताल में बहुत से मरीजों को भर्ती करवाया जाता था और दिन रात इलाज चलता। ऐसा बस एक दो बार ही हुआ होगा कि किसी मरीज की जान चली गई हो, वरना तो हम सारे डॉक्टर्स और नर्स मिलकर किसी तरह खून पसीना एक करके मरीजों की जान बचा ही लेते थे। क्योंकि किसी के मरने के बाद परिवार वालों पर क्या गुजरती है, यह मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हमारा अस्पताल तो एकदम बढ़िया ही चल रहा था। जितने भी मरीज आते वे सब एकदम ठीक होकर ही जाते। मगर उस वक्त एक मरीज हमारे अस्पताल के रूम नंबर 13 में भर्ती था, जो करीब 16 सालों से कोमा में था। और सबसे दुख वाली बात तो यह थी कि उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह कौन था, कहां से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, हमारे अस्पताल में किसी को भी अता पता नहीं था। इसलिए हम सभी उस मरीज पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते और उसकी अच्छे से देखरेख भी करते। मगर उसकी हालत में कभी सुधार नहीं दिखा। उसका इलाज भी अच्छी तरह से ही चल रहा था, मगर कोमा से बाहर निकलने की आशा कभी नजर नहीं आई। यह बात हम सबको बहुत अजीब लगती थी कि उस मरीज ने पिछले 16 सालों में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थीं। लगातार बस दिन के अधिकतर घंटे हम उसी मरीज को दिया करते, लेकिन आज तक वह मरीज वैसा का वैसा ही था। एक रोज हमारे अस्पताल को और बड़ा करने का काम शुरू हो गया, क्योंकि आए दिन हमारे अस्पताल में हजारों मरीजों का आना जाना शुरू हो गया था, जिसके लिए हमें थोड़ी और जगह की जरूरत थी, ताकि कमरों की कमी न पड़े और कोई भी मरीज हमारे अस्पताल से दुखी होकर बिना इलाज करवाए ना जाए।
इसलिए उस वक्त अस्पताल में ज्यादा मरीजों को भर्ती नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए धीरे धीरे अस्पताल खाली होने लगा। जो मरीज ठीक होते हुए चले गए वह वापस अपने घर लौट गए। बस कुछ ही मरीज थे जो अब तक हमारे अस्पताल में भर्ती थे और जिनका इलाज अभी चल रहा था। अस्पताल के खाली हो जाने के कारण वह रात के समय बहुत ही सुनसान सा लगने लगा और आते जाते लोगों को रात के वक्त थोड़ा डर का अनुभव भी होने लगा। एक दिन ऐसे ही काली रात थी। वहां उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। ड्यूटी के हिसाब से उसका काम यह था कि रोज रात में एक बार सारे मरीजों को देखना कि किसी को कोई जरूरत तो नहीं। इसलिए अपनी ड्यूटी के हिसाब से वह रात के करीब 1:30 बजे सारे मरीजों को देखने के लिए निकली और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहां पर वह कोमा वाला मरीज था, यानी कि कमरा नंबर 13 में। अभी वह सब तरफ देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी और उसने जो देखा उसके बाद वह हड़बड़ा हुई, कमरे से बाहर निकली और बेसुध होकर जोर जोर से इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगी। उन दिनों मेरी भी रात की ड्यूटी चल रही थी, इसलिए जब यह सब घटनाएं हो रही थीं तब मैं भी वहां मौजूद था। मुझे एक एक चीज मालूम है। जब सीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसकी चीखें सुनकर हम सभी डॉक्टर्स, गार्ड और बाकी के नर्स जो उस दिन रात की ड्यूटी पर थे, सब कोई तुरंत सीमा के पास आ गए। सीमा सर से लेकर पैर तक सहमी हुई थी, इसलिए मैंने उसे शांत कराते हुए चिंतित आवाज में पूछा, क्या बात है सीमा, क्या हुआ? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मेरी बात सुनकर सीमा सहमी हुई आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, वह कमरा नंबर 13। इतना बोलकर वह चुप हो गई। मैंने एक बार फिर शांत भाव से पूछा, क्या हुआ है कमरा नंबर 13 में? वहां तो मरीज है ना जो 16 सालों से कोमा में है, तो उसका क्या? तभी सीमा फिर डरी हुई आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, वह अपने बिस्तर पर नहीं है। सीमा की बात सुनकर मुझे जैसे बिजली का तेज झटका लग गया हो। आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद चलकर देख लीजिए। क्योंकि मुझे सीमा की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यह फैसला किया कि हम सभी एक साथ जाकर उस मरीज को देख आएं। मगर जैसे ही यह तय हुआ, वैसे ही सीमा बीच में ही फट से डरती हुई बोल पड़ी, आप लोगों को जाना है तो जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सीमा की बात पर हामी भरते हुए हम सभी सीमा को वहीं छोड़कर कमरा नंबर 13 के अंदर घुसे। जैसे ही हमने देखा, वह कोमा वाला मरीज जैसे पिछले 16 सालों से बिस्तर पर लेटा है, ठीक उसी तरह अभी भी लेटा हुआ था। मुझे सीमा पर बड़ा गुस्सा आने लगा और मैं वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स, नर्स और वॉचमैन से चिढ़ते हुए बोला, हद करती है सीमा, इसका दिमाग तो नहीं खराब है, नई नई भर्ती हुई है, लेकिन अस्पताल में कैसे रहा जाता है यह तो ट्रेनिंग के दौरान ही बता दिया जाता है। फिर भी ऐसी हरकतें, मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलने लगी। एक काम करते हैं, सीमा को कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं, ताकि कुछ दिन आराम करने के बाद जब उसका दिमाग ठीक होगा तो अस्पताल में ऐसी उटपटांग हरकतें नहीं करेगी। चलो चलते हैं। इतना कहकर हम सभी वहां से निकलने लगे। जैसे ही हमारे साथ वाला कर्मचारी दरवाजा लगाने लगा, तभी उसने एक बहुत ही डरावनी चीज देखी। उसने देखा कि वह कोमा में गया हुआ मरीज अपनी पलकें झपका रहा है। उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद थीं और आंखों की पुतलियां बिल्कुल लाल सुर्ख। ऐसी भयानक और डरावनी आंखें देख वह कर्मचारी डरता हुआ मेरे पास। हम सभी उसी जगह गए, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि वहां ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा था और ना ही कोई मजदूर था। सामने थीं तो बस कुछ ईंट, सीमेंट और बड़े बड़े लगे हुए सरिये। यह देखकर हमको समझ ही नहीं आया कि अगर यहां से आवाज नहीं आ रही तो भला यह आवाज कहां से आ रही है। धीरे धीरे हम लोगों ने फिर उस आवाज का पीछा किया और पीछा करते करते हम उस जगह पर पहुंचे जहां मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आवाज वहां से आ रही होगी। हम पहुंचे कमरा नंबर 13 में, वही कमरा जहां वह कोमा वाला मरीज भर्ती था। थोड़ी देर तो हम सब आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि हम लोगों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि भला उस कोमा वाले मरीज के कमरे से ऐसी आवाज क्यों आ रही थी। वह आवाज इतनी ज्यादा थी कि हम सभी को अपने कान बंद करना पड़ा। अब सवाल यह था कि कौन दरवाजा खोलकर अंदर जाएगा।
नजारा देख तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस समय मुझे सीमा और उस कर्मचारी की बातें बार बार ध्यान में आ रही थीं और ना जाने क्यों मेरा मन उनकी बातों को मंजूरी दे रहा था। अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी और मैंने सबसे डरते हुए कहा, छोड़ो, मत खोलो कोई दरवाजा। हम सबकी भलाई इसी में है कि हम लोग यहाँ से भाग चले। क्योंकि मुझे अब सीमा और उस कर्मचारी की बात बिल्कुल सही लग रही थी। इससे पहले और देर हो जाए, हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। मेरी बात से सब लोग सहमत हो गए और जैसे ही हम लोग वहां से जाने के लिए निकलने लगे, वैसे ही उस कमरा नंबर 13 का दरवाजा घट करके खुल गया। सामने जो नजारा था वह देख हम सबकी हालत खराब हो गई। हमने देखा कि वह कोमा वाला मरीज अपने बिस्तर पर जोर जोर से कूद रहा है और अपने मुंह से अजीब आवाजें निकाल रहा है। उस मरीज को इस तरह देख हम सभी डर के मारे थर-थर कांपने लगे। वह दिखने में एकदम भयानक लग रहा था। वह एक गंजा आदमी था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर लटका हुआ मांस और हाथ पैर एकदम हैवान जैसे थे। ऐसा दृश्य देखकर हम सभी वहां से भागने लगे। भागते भागते डॉक्टर नवीन, जो हमारे बीच मौजूद थे, हम सभी से सहमी हुई आवाज में बोलने लगे, हमने इसे यहां रखकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कोमा में जाकर न जाने कितने सालों से भूत बना हुआ है। ये बात अब जाकर हमें मालूम हुई है। ये हमें नहीं छोड़ेगा। बस कैसे भी करके हमें इस अस्पताल से जान बचाकर भागते रहना होगा। मुझे डॉक्टर नवीन की बात एकदम सही लग रही थी, इसलिए हम लोगों में से किसी ने भी अपने कदम नहीं रोके। मैं भी डरते डरते सबसे बोला, हाँ, डॉक्टर नवीन एकदम ठीक कह रहे हैं। ऐसा नजारा शायद ही हमने हमारे आज तक के करियर में देखा होगा। कितना अजीब दृश्य है यह। ऐसे कितने ही मरीज भर्ती होते हैं, कोमा में जाते हैं, लेकिन ये मरीज कब भूत बन गया पता ही नहीं चला। और सबसे अजीब बात तो यह है कि यह मरा हुआ ही नहीं था, बस कोमा में था, और बिना मरे ही ये भूत कैसे बन गया। अभी हम कुछ देर भाग ही रहे थे कि वह कोमा वाला भूत पीछे से आया और हमारी एक नर्स रेखा, जो उस वक्त हमारे साथ भाग रही थी, उसको अपने नाखूनों से दबोच लिया और किसी जंगली जानवर की तरह उसे नोच नोच कर खाने लगा। ऐसे भयानक दृश्य अपनी आंखों के सामने देख हम सबकी चीख निकल गई। कोशिश करते तब भी हम रेखा को नहीं बचा पाते, इसलिए उस वक्त हर किसी ने सिर्फ अपनी जान की परवाह की। भागते भागते जब पीछे मुड़कर देखा तो लाशों की लाइन लग गई थी। हम सबको आगाह करने का काम करते करते भागते भागते लगातार जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो, सब यहां से भागो। लेकिन हर कोई एक के बाद एक उस दरिंदे के चंगुल में आता जा रहा था और वह उन्हें मौत के घाट उतारता जा रहा था। अब बचे थे तो सिर्फ मैं, डॉक्टर नवीन और नर्स पूजा। हम तीनों बस भागे ही जा रहे थे। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद थे। ना तो कोई खिड़की खुली थी और ना ही कोई दरवाजा। थोड़ी देर भागते भागते हम तीनों एक समय बाद अलग अलग दिशा में भागने लगे और उस वक्त वह मेरे पीछे ही आ रहा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागने लगा, लेकिन वह तब भी मेरे पीछे ही आ रहा था। कुछ देर में मेरे पास नीचे कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने आओ देखा ना ताओ और बिना सोचे समझे छत से नीचे कूद गया और सीधा अस्पताल के बाहर बड़ी बड़ी झाड़ियों में जा गिरा और बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं दूसरे अस्पताल में था और तब मुझे पता चला कि मैंने अपने दोनों पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए हैं। इतना ऊपर छत से कूदने के बाद मैं बच तो गया था, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। अपने पैरों को खोने का अफसोस तो था, लेकिन फिर जिंदगी जीने की वजह यह कहानी और कविताएं बन गईं। मेरे होश आने पर मुझे एक और बात पता चली कि इतना बड़ा हादसा जो हमारे अस्पताल में हुआ था वह सारे अखबारों में छप गया था। पुलिस भी अस्पताल गई और काफी छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और ना ही यह पता चला कि यह किसने किया। पुलिस खुद हैरान थी कि दिन के वक्त वह कोमा वाला मरीज अब भी ऐसा कैसे हो सकता है। इतने लोग मर गए हैं और उनके हाथ एक भी सुराग नहीं लगा और ना ही कातिल का पता लगा पाई थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वह कोमा वाला मरीज सुबह होते ही बिल्कुल वैसा ही बिस्तर पर लेट गया जैसे वह पिछले 16 सालों से था, मगर रात होते ही वह फिर जानवरों की तरह इधर उधर घूमता, अपने नए शिकार की तलाश में। अब तक मुझे एक बात समझ नहीं आई थी कि वह भला भूत कैसे बना।
भला वह सारे लोगों को मारता क्यों था? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? यह प्रश्न आज तक अनसुलझे रह गए हैं। आज वह अस्पताल पूरी तरह से बंद हो गया है। अब वहां कोई भी नहीं जाता। एक समय था जब वह सबसे मशहूर अस्पताल हुआ करता था। आज वह वीरान सा अंधेरे से घिरा हुआ रह गया है। आज तक उस कोमा वाले मरीज का भूत इधर उधर भटक रहा है। यह घटना मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक और सबसे खौफनाक घटना थी। आज भी जब मैं उस रात की घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी इंसान के साथ इतनी विचित्र घटनाएं घट जाती हैं कि वह सोच में पड़ जाता है कि चला था सुकून ढूंढने, मगर एक छोटी सी गलती के चलते जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उसके चलते पूरी जिंदगी ही खौफ के मंजर में बीतने लगी। ऐसा ही कुछ विवेक मल्होत्रा के साथ भी हुआ। एक गलती के कारण उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वे अंधेरे में अकेले तो क्या, किसी के साथ भी नहीं रह सकते। आंचल की आत्मा ने विवेक जी का नींद, चैन, सब कुछ छीन लिया। आज तक वे उस डर का सामना कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि विवेक जी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वे डर के आगोश में इस कदर चले गए कि आज भी वे उस डर से बाहर नहीं निकल पाए। कहानी को अच्छे से समझने के लिए चलिए विवेक जी की कहानी को उन्हीं के नजरिए से ही सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक मल्होत्रा है और मैं फिलहाल जयपुर शहर में एक नर्सिंग होम में रह रहा हूं। मेरे परिवार में कोई नहीं है। जब मैं 5 साल का था तब मेरे माता पिता मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक मुझे कभी परिवार का प्यार नसीब नहीं हुआ, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। बड़ा हुआ और अपने पैरों पर खड़े होना सीख गया। आज मैं एक बैंक में नौकरी कर रहा हूं और तनख्वाह भी अच्छी खासी है कि मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं, मगर परिवार की कमी आज तक खलती है। आप लोग सुनकर हैरान होंगे कि मैं भला नर्सिंग होम में क्यों रह रहा हूं। दरअसल जो भूतिया घटना मेरे साथ घटी थी उसने मुझे अंदर तक इतना झकझोर कर रख दिया कि मैं कभी कभी मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अजीबोगरीब हरकतें करने लगता हूं। जो कुछ भी मैं करता हूं वह मुझे पता होता है, मगर उस चीज को होने से मैं खुद को रोक नहीं पाता। इसलिए आज मैं एक नर्सिंग होम में हूं। मेरी जिंदगी एकदम मजेदार चल रही थी। पता नहीं मुझे भी क्या सूझी गांव में रहने की, जिसके चलते आज मैं ऐसी हालत में हूं। दरअसल करता तो मैं बैंक में नौकरी हूं और तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है, मगर मुझे न जाने क्यों गांव से बड़ा प्यार था। उसकी सुंदरता और लोग मेरे मन को एक अलग ही सुकून देते थे, मगर इस उत्साह के कारण मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जो मेरी जिंदगी तबाह करके रख देगा। इस घटना को कुछ ज्यादा समय नहीं बीता है, यही कुछ 7 या 8 महीने ही बीते होंगे। एक रोज मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर गांव में रहूं, क्योंकि शहर की भागदौड़ और काम की थकावट के चलते मैं खुद को समय नहीं दे पाता था। बहुत दिनों से गांव में रहने का मन भी कर रहा था, थोड़ी शांति चाहता था। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि गांव जाकर रहूंगा। पैसा तो बहुत है, जमीन भी खरीद लूंगा आगे के लिए और अच्छी जगह देखकर कुछ दिन रह भी लूंगा। यही सोचकर मैंने राजेश को फोन किया। राजेश मेरे बचपन का दोस्त है जो मेरे साथ अनाथ आश्रम में रहता था। बड़े होने के बाद उसने गांव की सादगी चुनी और मैंने शहर की चकाचौंध। इसलिए आज तक वह गांव में ही अपनी बीवी बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। राजेश ने फोन उठाते ही खुशी से बोला, अरे विवेक, तूने बड़े दिन बाद फोन किया रे। आज शहरी लोगों को भला हम गांव वालों की कैसे याद आ गई। राजेश की इस छेड़खानी पर मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरा गांव आने का बड़ा मन कर रहा है। शहर में रहते रहते पक गया हूं भाई, थोड़ा सुकून चाहता हूं। बस तू मेरा एक काम करेगा, अगर कहीं कोई रहने का इंतजाम हो जाए 1-2 महीनों के लिए तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने यही सोचा है कि आगे जाकर मैं अपनी जिंदगी गांव में ही बिताऊं। मेरी इस बात पर राजेश पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर थोड़ा दुखी होकर बोला, यह तो अच्छा है यार कि तूने गांव में रहने का सोचा, मगर भाई अभी ना, यहां कोई अपनी जमीन नहीं बेचेगा और रहने के लिए किसी के घर में इतनी जगह नहीं है यार, क्योंकि सबको अपनी जमीन और घर से बहुत लगाव है। अभी ना, कुछ दिन पहले ही कुछ लोग शहर से आए थे यहां रहने के लिए, लेकिन उन्हें भी मुंह लटका कर जाना पड़ा,
क्योंकि यहाँ सभी को अपनी जमीन से बहुत प्यार है। थोड़ा मुश्किल ही है भाई, कुछ महीने और रुक सकता है तो हम लोग ऊपर एक कमरा बनवाने का सोच रहे हैं, तो यहीं आकर रहना तू। राजेश की बात से मैं थोड़ा दुखी हो गया और मायूसी से बोला, अरे यार भाई, मुझे हमेशा के लिए रहने के लिए चाहिए। तू परिवार वाला है, थोड़ा दिन रहो तो चलता है, लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकता ना। भाभी जी को भी दिक्कत होगी, इसलिए भाई प्लीज कैसे भी करके मुझे गांव में जमीन दिला दे और कहीं रहने की जगह भी, ताकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी मुझे मुक्ति मिले और मैं अपने सुकून के पल जी सकूं। अरे हाँ, याद आया, तू वह हवेली वाले ठाकुर के बारे में बात करता था ना, क्या नाम था उनका? हाँ याद आया, ठाकुर रतन सिंह। एक बार उनसे बात करके देखना, उनके पास तो बहुत सारे खेत और जमीन है, शायद वे हमारी कुछ मदद कर सकें। मेरी बात पर राजेश थोड़ा बिगड़ते हुए बोला, अरे भाई कैसी बात कर रहा है तू, और वह भी किसकी? शायद तुझे पता नहीं है, मगर ठाकुर साहब को तो मरे हुए बरसों हो गए हैं और अब उनकी हवेली में उनके खानदान का कोई भी इंसान रहना पसंद नहीं करता, इसलिए हवेली खाली पड़ी है। राजेश ने यह बात भले थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में कही थी, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी परेशानी यूं ही चुटकियों में हल हो गई और मैंने अपनी खुशी जताते हुए बोला, सच? हवेली खाली पड़ी है? वहां सचमुच कोई नहीं रहता? क्या बात बताई भाई तूने, मेरा काम तो बहुत आसान कर दिया रे। हवेली से बेहतर रहने की जगह तो कोई हो ही नहीं सकती, गांव की सबसे ऊंची इमारत है वो। सुन भाई, ठाकुर जी के परिवार वालों से थोड़ी बात कर, अगर वे हवेली को नहीं बेचना चाहते हो तो मुझे किराए पर दे दें। जब तक मुझे जमीन नहीं मिल जाती और मैं यहाँ पर घर आदि बनवा लूंगा तो फिर हवेली को छोड़ दूंगा। देखना भाई, अगर कभी मान जाएं तो मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। मान जाते हैं तो कल ही उन लोगों से मेरी मीटिंग फिक्स कर दें, मैं गांव आकर उस हवेली का सौदा कर लूंगा। चल, बाकी बातें मैं गांव में तुझसे मिलकर करूंगा, कल आ ही रहा हूं, मिलते हैं। इतना कहकर मैंने राजेश की बात बिना पूरी सुने ही फोन रख दिया और कल गांव निकलने की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह की ट्रेन पकड़कर मैं गांव की ओर निकल गया। ट्रेन से उतरकर देखा तो मेरा दोस्त राजेश वहीं स्टेशन पर खड़ा था। उसे देख मैं बहुत खुश हुआ और उसे गले से लगा लिया। रास्ते भर यूं ही इधर उधर की बातचीत करते करते हम राजेश के घर पहुंच गए। वहां भाभी जी और उनके बच्चों से भी भेंट हुई। खाना तैयार था, इसलिए जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गए। खाते खाते मैंने काफी उत्सुकता से राजेश से पूछा, भाई तूने बात की क्या? इससे पहले कि राजेश कुछ बोलता, अचानक बीच में भाभी जी चौंकते हुए बोल पड़ी, भाई साहब ये मैं क्या सुन रही हूं, आप उस हवेली को खरीदने आए हो? राजेश जी, आपने बताया नहीं कि उस हवेली पर भूत का साया है और उसे श्राप मिला है। भाभी जी की बात पर राजेश भी हामी भरते हुए गंभीर आवाज में बोला, हाँ विवेक, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कल तुझे बताने ही जा रहा था कि तूने अचानक फोन ही रख दिया। वह हवेली सच में भूतिया है। वहां एक लड़की की आत्मा का वास है जो ठाकुर जी को लेने के लिए वहां आज तक इंतजार कर रही है। ठाकुर जी के परिवार वाले तो उस हवेली से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वे लोग कम दाम में भी उस हवेली को बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी उस हवेली को खरीदना नहीं चाहता। राजेश और उसकी पत्नी की ऐसी बात सुनकर मैं तमतमाते हुए खड़ा हो गया और चिड़चिड़ाकर बोला, कैसी बातें कर रही हो आप दोनों? कौन सी शताब्दी में रहकर ऐसी बातें करते हो आप लोग कि वह हवेली भूतिया है? और भाभी जी, आपका मायका तो दिल्ली जैसे बड़े शहर का है, फिर भी यहाँ गांव के लोगों की तरह बातें कर रही हो। आप भी इन लोगों की तरह हो गई हो। राजेश भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। वह जमाने गए जब लोग इस अंधविश्वास पर भरोसा करते थे। समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसी फालतू बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो। श्राप, भूत प्रेत, आत्मा, इन सब के दिन गए। मॉडर्न जमाना आ गया है। आप लोगों की ऐसी बातों पर मुझे हंसी ही आती है। इतना बोलते ही मैं चिड़चिड़ाकर हंसने लगा। मुझे हंसता हुआ देख राजेश और उसकी पत्नी दोनों एकदम गंभीर हो गए। फिर मेरी बात पर भाभी जी गंभीर आवाज में बोली, भाई साहब, हम भी इसी जमाने में जी रहे हैं, मगर कुछ बातों को मानना आज भी बहुत जरूरी है। जब आपने खुद अपने कानों से सुना हो और आंखों से देखा हो, उस हवेली पर एक आदिवासी लड़की का श्राप लगा है
और वह ऐसा श्राप है जिससे ठाकुर साहब को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए हम आपको इतना समझा रहे हैं ताकि आप उस हवेली को खरीदने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। राजेश की पत्नी की बात पर मैं हंसते हुए बोला, भाभी जी, आप चाहे कोई भी बात बोलकर मुझे मनाने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं आप दोनों की किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आज के जमाने का लड़का हूं और भूत प्रेत वगैरह पर विश्वास नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। मैं अभी उस हवेली का सौदा करने जा रहा हूं और आज से वहीं रहूंगा। नमस्कार। इतना कहते ही मैंने वहां से अपना सामान उठाया और राजेश के घर से निकलकर सीधा ठाकुर जी के घर वालों से बात करने चला गया। ठाकुर जी के घर वालों ने भूत प्रेत के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया और कुछ महीनों के लिए मुझे वह हवेली किराए पर देने के लिए मान गए। मैंने अभी हवेली को खरीदा नहीं, क्योंकि मैं तो बस कुछ ही महीने रहना चाहता था, इसलिए कम दामों में ही काम हो गया और मैं हवेली की तरफ निकल गया। हवेली पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के लगभग 9 बज चुके थे। अंदर जाते ही मैंने देखा कि वह हवेली बहुत ही ज्यादा धूल और जानवरों की गंदगी से भरी हुई है। जगह जगह सामान भी बिखरा हुआ था और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। कुछ दूरी पर आगे बढ़ा तो मुझे लाइट के स्विच महसूस हुए। मैंने स्विच को चालू कर दिया। लाइट जलते ही मैंने देखा कि हर जगह मकड़ी के जाले और चूहों ने हवेली की हालत एकदम खराब कर रखी थी। वैसे भी मुझे बाकी कमरों में तो रहना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि नीचे वाला एक कमरा साफ कर लेता हूं और अपने सोने और रहने के लिए तैयार कर लेता हूं। बाकी इतनी बड़ी हवेली को कौन साफ करेगा, कुछ महीने ही तो रहना है। ऐसा सोचकर मैं उस कमरे को साफ करने में लग गया। कुछ देर सफाई करते करते पूरा कमरा चकाचक दिखने लगा। थकान बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा कि पूरी हवेली को कल देखूंगा, आज सिर्फ आराम करता हूं। इतना कहकर मैंने उस कमरे में रखे गद्दे को नीचे बिछाया और आराम से लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। रात में जो कुछ हुआ उसकी मुझे जरा भी खबर नहीं थी, क्योंकि मैं नींद के आगोश में इस तरह चला गया कि सीधा फिर सुबह ही नींद खुली। जैसे ही मैं सुबह जगा, मैंने देखा कि जो कल रात मैंने अपने कमरे में साफ किया था वह अभी फिर से ढेर सारे सामान और गंदगी से भरा हुआ है। यह देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने यही सोचा कि शायद जानवरों ने कर दिया होगा। यही सोचते सोचते मैं नहाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। उस हवेली की एक बात बहुत अजीब थी कि दिन के उजाले में भी वह हवेली हर जगह से बस अंधेरे से भरी हुई थी। जगह जगह मुझे अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी का उपयोग करना पड़ रहा था। कुछ दूर जाते ही मैंने देखा कि बाथरूम के बाहर किसी लड़की के कपड़े पड़े हुए हैं। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि बहुत सालों से पड़े हुए हैं, मगर मुझे क्या लेना देना था। मैंने उन कपड़ों को पैर से एक तरफ धकेला और बाथरूम में नहाने चला गया। नहाते वक्त मैंने एक और अजीब चीज देखी। बाथरूम की दीवारों पर कुछ अजीब अजीब चीजें लिखी हुई थीं, जैसे श्राप और बदला। कुछ देर उस दीवार को देखा तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने सोचा कि लोग डराने के लिए क्या क्या नए तरीके ढूंढते रहते हैं और बेवकूफ गांव वाले इन सभी बातों को सच भी मान लेते हैं। इतना सोचकर मैंने अपने कपड़े पहने और बाहर निकल आया, मगर मैंने देखा कि जो कपड़े अभी अभी मैंने अपने पैरों से धकेल कर एक तरफ कर दिए थे वह अभी भी बाथरूम के ठीक सामने उसी जगह पर फिर से रखे हुए हैं। अभी मैं उस बारे में कुछ सोचता कि तभी अचानक मुझे बाहर वाले कमरे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं तुरंत उस ओर भागा। वहां जाकर देखा तो हवेली की दीवार पर लगा हुआ झूमर नीचे गिरा हुआ था और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस झूमर के नीचे खून था, जो जमीन पर एक सीधी लाइन में ऊपर ठाकुर जी के कमरे की ओर जा रहा था। उस खून को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी को मारकर ऐसे घसीटते हुए ऊपर ले गया हो। खून देखकर तो एक बार में कोई भी डर जाता है। मैं भी उस वक्त बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन मन को थोड़ा समझाते हुए कि यह किसी की शरारत हो गई होगी, उस खून के निशान के साथ चलते चलते ठाकुर जी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। लेकिन अब जो मैंने देखा वह देखते ही मेरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। खून के निशान सीधे ठाकुर जी के कमरे के अंदर जा रहे थे, मगर कमरा बंद था। उसे खोलने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ी। मैंने जैसे तैसे बार बार उस कमरे के दरवाजे पर धक्का देकर उसे खोल दिया।
खोलते ही एक अजीब सी बदबू पूरे वातावरण में फैल गई। ऐसी बदबू जैसे किसी जानवर या इंसान के मरे हुए सड़े शरीरों से आती है। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च को चालू करके आसपास देखा। पूरा कमरा लड़कियों की नग्न तस्वीरों से भरा पड़ा था। यह देखकर तो एक बार को मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी मेरी निगाह जमीन पर गई। मैंने देखा कि एक काली बिल्ली मरी पड़ी है और वह खून उसी का था। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई, इतने दिनों से बंद कमरे में बिल्ली कैसे मर गई और उसे यहां तक लाया कौन? और तो और झूमर भला किसने गिराया? ये सारे सवाल मेरे मन को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे वही कपड़े जो बाथरूम के बाहर दिखे थे, अब वह कपड़े ठाकुर जी के पलंग पर रखे हुए दिखाई दिए। अब तो मेरा शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगा और मैं वहां से तेजी से नीचे की ओर भागा। किसी तरह मन को शांत करके फिर से सोचा कि कोई इंसान ही यहां डर पैदा कर रहा है और गांव वाले डर रहे हैं। भूत वगैरह कुछ नहीं होता। इतना सोचकर मैं जल्दी से तैयार हुआ और गांव घूमने निकल पड़ा। गांव घूमते घूमते मुझे रात हो गई थी और मैं करीब 11 बजे हवेली पहुंचा। इतने दिनों में पहली बार गांव घूमने पर मुझे सुकून का अनुभव हो रहा था। मैं बहुत खुश था, मगर न जाने क्यों उस हवेली के अंदर घुसते ही मुझे हर वक्त एक अजीब सी नकारात्मक चीजों का एहसास होने लगा। मगर बिना कुछ सोचे कमरे का गेट खोला, लाइट चालू की और कपड़े बदलकर कुछ देर आराम करने लगा। अभी मैं आराम कर ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ठाकुर जी के बगीचे से किसी की तेज चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही मैं ठाकुर जी के कमरे की ओर भागा, क्योंकि वहीं से वह बगीचा पड़ता था। ठाकुर जी के दरवाजे को खोलने में एक अजीब सिहरन का एहसास हो रहा था, मगर मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जो नजारा मेरे सामने था उसे देखकर चीख निकल गई। मैंने देखा कि कोई लड़की नग्न अवस्था में कल जो बिल्ली मर गई थी उसे नोच नोच कर खा रही है। मेरी चीख सुनते ही वह मेरी तरफ देखने लगी। दिखने में उसका पूरा शरीर बहुत अजीब था। जगह जगह चोट के निशान थे। उसका पूरा मुख बिगड़ा हुआ था, जगह जगह से छिल्ला हुआ था जिससे खून बह रहा था। आंखें भी पूरी सफेद थीं और वह मेरी ओर देखकर चीखती हुई बिल्ली को उठाकर बगीचे की तरफ चली गई और वहां लेटकर उस बिल्ली को चबा चबा कर खाने लगी। यह दृश्य देखकर मेरा पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा और मैं यही सोचने लगा कि कहीं राजेश और उसकी पत्नी सही तो नहीं कह रहे थे। अभी मैं सोच ही रहा था कि वह लड़की एक बार में ही पूरी बिल्ली खा गई। उसके पूरे मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा नजारा देखकर मैं एकदम सुन्न पड़ गया। कुछ ही देर बाद मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मुझे ठाकुर जी के गलियारे में देखकर वह लड़की मेरी ओर लपकी। मैं तेज कदमों से जान बचाकर भागा। भागते भागते मैं हवेली के बाहर निकल आया और मैंने हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। बंद करते ही मैं फिर से राजेश के घर की ओर भागने लगा। सांसें फूल रही थीं। कुत्ते भी मुझे देखकर बार बार भौंक रहे थे, लेकिन मैंने अपने कदम बिल्कुल भी नहीं रोके। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं 4 किलोमीटर बिना रुके भाग चुका था। भागते भागते मैं राजेश के घर आ गया। मुझे इस तरह देखकर राजेश तुरंत अपने घर के अंदर ले गया और मुझे शांत करता हुआ सहमी सी आवाज में पूछने लगा, क्या हुआ विवेक? हवेली की भूतनी देख ली क्या? इतना डरा हुआ क्यों है? मेरी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि मैं राजेश की बात सुन तो रहा था, लेकिन बिल्कुल भी जवाब देने की हालत में नहीं था। राजेश समझ गया था। उसने तुरंत मुझे बिस्तर पर लिटाया और मुझे सुलाने लगा। उसे इस तरह करता देख मुझे आश्रम की बात याद आ गई। जब कभी भी मैं डरता या बीमार होता था या किसी काम में नाकाम रह जाता था, तो वह उसी तरह माँ की तरह मुझे शांत करके सुलाता था और खुद पूरी रात जागता था। आज भी मुझे वह सब बात याद आ रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई। जब मैं सुबह जागा तो मैंने देखा कि राजेश ठीक मेरे पास बैठा बैठा सो रहा है। मेरे उठते ही वह भी उठ गया और मुझसे प्यार से पूछा, ठीक है रे तू? मैंने राजेश की बात का हाँ में जवाब दिया और उससे विनम्र भाव से बोला, माफ करना मेरे भाई, तू और भाभी जी मुझे कितना समझा रहे थे, लेकिन मैं एक ना सुना और कल रात मैंने साक्षात भूतनी देखी। इतना सब होने के बाद भी हमेशा की तरह तूने मुझे संभाला। मैं तेरा यह एहसान जन्मों तक नहीं भूलूंगा। मगर राजेश, एक बात बता,
ऐसा क्या हुआ था कि वह हवेली भूतिया बन गई? मेरे सवाल सुनते ही राजेश गंभीर भाव से बोला, तू जब पिछली बार मेरी शादी पर गांव आया था ना, तब तो यहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर कुछ दिन बाद बहुत ही अजीब चीजें होने लगीं। तुझे तो ठाकुर साहब की आदत पता ही थी। उन्हें अक्सर अपने बिस्तर पर कोई नई लड़की चाहिए होती थी, जिसके लिए उनके आदमी गांव में किसी भी सुंदर लड़की को उठा लेते थे। मगर तेरे जाने के लगभग 3 महीने बाद ही यहाँ पर एक आदिवासी परिवार रहने आया। नन्न करते हुए भी उनके परिवार में कुल 20 से 25 लोग थे। उन्हीं की बेटी थी आंचल। जितनी खूबसूरत वह थी, उसके आगे गांव की कोई लड़की नहीं टिक पाती थी। गांव वालों को तो ठाकुर की आदत पता थी, इसलिए वे लोग अपनी बहू बेटियों को ऐसे अकेले नहीं घूमने देते थे। मगर वह आदिवासी परिवार सिर्फ अपनी जाति से पिछड़ा हुआ था, वरना उनकी सोच हम लोगों से भी कहीं आगे थी। उनकी बहू बेटियां अपने घर परिवार के मामले में बराबरी का हक रखती थीं, और बेटियां बेटों की तरह आजाद अकेले कहीं भी आ जा सकती थीं। एक दिन जब यह आदिवासी परिवार गांव में जमीन का सौदा करने आया, तब ठाकुर की नजर आंचल पर पड़ गई और उसने अपने आदमियों की मदद से आंचल को उठवा लिया। उसके आदमी आंचल को हवेली पर ले आए और फिर ठाकुर ने आंचल के साथ ना जाने क्या क्या किया। हर रात वह हवेली चीखों से गूंजने लगी। एक दिन आंचल से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ठाकुर के कमरे से बाहर निकलकर उन्हीं के बगीचे में आत्महत्या कर ली। जब आंचल के परिवार वालों को यह खबर मिली, तो उन लोगों ने अपने देवता की खूब पूजा तपस्या की और फिर विधि अनुसार ठाकुर को मारकर उसकी बलि चढ़ा दी। कहते हैं उनके देवता का ठाकुर को श्राप लगा था। अब वह ना तो मनुष्य योनि में है और ना ही भूत योनि में। वह बस इन दोनों योनियों के बीच भटक रहा है और हर एक दिन छोड़कर रात के समय हवेली के बगीचे में आंचल की आत्मा ठाकुर से बदला लेने के लिए चीखती है और वहीं पर भटकती रहती है। राजेश की पूरी बात सुनकर मैं पसीना पसीना हो गया, क्योंकि उस लड़की की शक्ल बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। वह पूरा नजारा मुझे अंदर ही अंदर डराए जा रहा था। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए मैंने डरे हुए भाव से पूछा, इस गांव पर इतना बड़ा कहर मंडरा रहा है, क्या किसी ने इससे निपटने का प्रयास नहीं किया? कोई तरीका नहीं ढूंढा गया क्या? मेरे इस सवाल पर भाभी जी गंभीर आवाज में तुरंत बोली, भाई साहब, कुछ तांत्रिक और पुजारी आए थे उस हवेली को भूतनी से मुक्त कराने के लिए, मगर वह लोग उस लड़की की इच्छा के पीछे बांधा बन रहे थे, इसलिए उस लड़की ने उन लोगों को भी मार डाला। इसके अलावा जिस किसी ने भी उस लड़की की इच्छा के आड़े आने की कोशिश की, वह कभी भी उस हवेली से जिंदा वापस नहीं लौटा। सारे गांव वालों ने यह मान लिया है कि जब तक ठाकुर की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक उसका दूसरा जन्म नहीं होगा, तब तक आंचल की आत्मा उससे बदला लेकर मुक्त नहीं हो पाएगी। भाभी जी की बात सुनकर एक बार फिर मैं डर के आगोश में चला गया, मगर कहीं ना कहीं मैं खुद को खुशकिस्मत भी मानता हूं, क्योंकि मैं